हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट्स बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में। तो अगर आप लोग ये इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका पिछला वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट चेक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट्स बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में। तो आप लोग को पता ही होगा लुसेंट्स का जो जितना बुक है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑल एग्जाम के लिए हो जाता है हेल्पफुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार विषय सूची देख लेते हैं हम लोग। तो इतना सारे यानी कि फर्स्ट में दिया हुआ था बिहार का संक्षिप्त परिचय। तो बिहार का संक्षिप्त परिचय हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। और सारी टॉपिक से सारी चैप्टर वाइज हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो मान लीजिए प्राचीन बिहार किए तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी लेवल में, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो था बिहार का इतिहास, जिसमें प्राचीन बिहार ये सब एक एक करके हो गया है, मेरा कर लिए हैं हम लोग। उसके बाद आगे है बिहार की राज्य व्यवस्था भी हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग बिहार का भूगोल यानी कि बिहार का भूगोल हम लोग कर रहे हैं। आज से इस वीडियो में भी बिहार का भूगोल से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे, बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख रहे हैं आप लोग बिहार का भूगोल। बिहार की स्थिति, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिहार कौन से भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी में। देखिए ऐसे जियोग्राफी में मैप में ऐसे समझा जाता है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और इधर होता है ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट। ठीक, तो बोल रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये हो गया उत्तर, ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से तेलंगाना राज्य बनने के बाद 13वां स्थान हो गया। यानी कि समझ सकते हैं, जब तेलंगाना राज्य नहीं बना हुआ था तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान था वो 12वां था। जब तेलंगाना राज्य बन चुका, कब बना है? तो 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को बना है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है वो 13वां हो गया, नहीं तो पहले 12वां था। चलिए, जनसंख्या के दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में इसका स्थान देश में तीसरा है। यानी कि जनसंख्या, यानी कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में। तो जनसंख्या की दृष्टि जो से अगर तुलना करते हैं तो बिहार के स्थान जो आता है पूरे भारत में वो तीसरा स्थान आता है। तो फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड तो बिहार ही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद है बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए हम लोग को ये डाटा याद नहीं रखना, ठीक, हम लोग को सिर्फ आगे वाला डाटा याद रखेंगे, क्वेश्चन अपने आप टिक कर देंगे। कैसे याद रखेंगे? देखिए 24 और 27 कितना का अंतराल है बीच में? 3 का अंतराल है। इसमें 24, इसमें 27। तो बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है 24 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री, इसमें 4 का अंतराल है तो 24 27, उत्तर वाला में 24 27 है। उसके बाद चलते हैं 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर, उसमें अंतर कितना था? 3 का। इसमें अंतर कितना है? 5 का। इसमें 2 बढ़ा दिए, पूर्व से पूर्व वाला में, और उत्तर वाला में अंतराल कितना था? तो 3 का अंतराल था। ठीक है, याद रखेंगे। ये सब डाटा हमको याद नहीं रखना है, सिर्फ आगे वाला डाटा को याद रखिए। 83 और 88, नीचे वाला में 5, ऊपर वाला में 3। ठीक है, चलिए। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। तो भारत का भी हम लोग बता देते हैं कितना, क्योंकि याद रखने में सहूलियत हो है।
भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसको स्क्वायर किलोमीटर भी बोल सकते हैं। देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का कितना है? 94,163 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा सा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। भारत एक देश है तो 32,87,263 किलोमीटर, और उसका एक अंग है राज्य, ठीक है, बिहार, तो उसका 163, तो मान कर चलिए 2 का आधा कर दीजिए, 100 हो गया, 163। तो इसे याद रख सकते हैं, 263 भारत का अंतिम में और बिहार का 163, एक कम कर दीजिए क्योंकि उसका अंग है, तो अ से आधा, अ से अंग, ठीक है। चलिए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र जो है, पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र निवास करते हैं 91,838.28 वर्ग किलोमीटर में, तथा नगरीय क्षेत्रफल, नगर कितना क्षेत्रफल में है तो 2,324.74 वर्ग किलोमीटर में। पूर्व से पश्चिम तक बिहार की जो चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम तक जो बिहार की चौड़ाई है उससे 483 किलोमीटर, यानी कि 483 किलोमीटर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो 3। कैसे याद रखें? एक बार जोड़ते हैं, 4 में 4 जोड़ते हैं तो 8 हो गया। उसके बाद अब 8 में से -3 करते हैं तो आता कितना है? सॉरी, 8 में से 5 माइनस करते हैं, 5 माइनस करते हैं तो आता ही है 3। पहले जोड़े थे कितना? 4 जोड़े हैं, तो दूसरी बार 5 घटाएंगे, ठीक है, तो आज 483 किलोमीटर। उसके बाद है दक्षिणी लंबाई, यानी कि बिहार की पूर्व से पश्चिम तक तो हो गया हमारा 483, यानी कि 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है तो 3, 4, 5 है, तो ये डाटा तो सीधा है। 2 को छोड़ दीजिए, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई इसका कितना है? 345 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो है सो उत्तर से दक्षिण है, थोड़ा सा देखिए ना, मैप ऐसे देखा जाता है। बिहार के नक्शा ऐसे है, तो वास्तविकता है कि ऐसे लंबाई इसका कम होगा, तो इसकी लंबाई कितना बता रहा है? उत्तर से दक्षिण, बिहार में पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम ये हो गया पूरब से पश्चिम, और ये हो गया उत्तर से दक्षिण, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ऑफिशियली है कि जो ये बात है, इसका चौड़ाई कम दिख रहा है, यहाँ से यहाँ इसका दूरी ज़्यादा है, तो इसका चौड़ाई भी ज़्यादा होगा, दूरी भी ज़्यादा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 345 किलोमीटर इसका स्वरूप लगभग आयताकार है। इसका आयताकार, ऐसा, इसी को आयताकार बोलते हैं। तो बिहार का भी तो ऐसा ही फिगर है, तो ये भी आयताकार की तरह, मतलब पूरा ऐसा नहीं है, आयताकार की तरह है, तो आयताकार है। वर्तमान बिहार के उत्तर में नेपाल से जुड़ी, वर्तमान बिहार जो है उसमें उत्तर में कौन सा है? तो नेपाल एक देश है। तो बिहार पूछा जाता है क्वेश्चन में, बिहार से कौन सा देश का सीमा, यानी कि बॉर्डर सीमा साझा करता है? तो एक सिर्फ देश है जो नेपाल से इसका बिहार का बॉर्डर साझा होता है, यानी कि टच करता है। दक्षिण में झारखंड है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, प से पूरब, प से पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 2.86% है। अगर पूरा भारत से कंपेयर किया जाए तो बिहार का कुल क्षेत्रफल परसेंटेज में तो 2.86% है। बिहार राज्य मुख्यतः मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में है, यानी कि बिहार राज्य जो है मुख्यतः गंगा के बीचों बीच मैदान में स्थित है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। अब समुद्र तट बोलता है, समुद्र तट।
तो किसी भी चीज़ को देखिए, तो अगर किसी भी चीज़ को समुद्र तल से के क्यों मापा जाता है, यानी कि मान कर चलिए यहाँ समुद्र है, यहाँ से यहाँ तक बिहार की दूरी, नहीं ऐसे नहीं, ये इसका कहना है मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, और मान लीजिए यहाँ पर बिहार है, ये बिहार है, तो बोला है समुद्र तल से 200 किलोमीटर दूरी है। तो तल का मतलब होता है जो पानी का जो ऊपरी स्तर होता है ना, उसी को तल बोलते हैं। तो आप लोग धरती उबड़ खाबड़ होने के कारण नीच ऊंच हो सकता है, कभी हाइट कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, लेकिन अगर जल से आप नापते हैं तो किसी भी चीज़ को एक्यूरेट पता चल जाता है कि कितना ऊंचा और कितना नीचा है, ठीक। अगर कहीं भी ऊंचा भी है ना नीचा से भूमि, तो जल का जो स्थल होगा ऊपर वाला शीर्ष भाग, यानी कि जल जो ऊपरी होगा वो एक बराबर रहता है। तो किसी भी चीज़ को समुद्र के जल की तल से ऊपर से मापा जाता है। आप देखिएगा कहीं अपने आसपास के पोखर या तालाब में, तो उसका जो पानी का जो बराबरी सतह होगा वो बराबर रहेगा, नीचे से भले कहीं ऊंच कहीं नीचे रहे, लेकिन पानी का जो सतह होगा ऊपर वाला वो बराबर रहता है। तो इसीलिए समुद्र के तल से यानी कि ऊपर से नापा जाता है, ये नहीं कि नीचे से एकदम ये समुद्र कितना है। तो किसी भी चीज़ को उसकी पानी की जितना ऊपर हाइट होता है ऊपरी सतह से मापा जाता है और बताया जाता है कि कितना ये ऊंचा है। तो बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में मालदीव की समुद्र तल से कितना ऊंचा है। हिंट के तौर पर हम बता देते हैं 1 पॉइंट कुछ है, 1 पॉइंट कुछ है, तो आप बता सकते हैं। तो चलिए, बिहार की कुल दूरी लगभग कितना है, तो 200 किलोमीटर है। तो इसका दूरी पूछ रहा है, ऊंचाई नहीं पूछ रहा है। तो ऊंचाई का मतलब हो जाएगा कि समुद्र तल से यानी कि जल के ऊपर सतह से नापा, तो इसका ऊंचाई यानी कि समुद्र यहाँ है और बिहार यहाँ है, तो इसकी दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो कितना है, तो 200 किलोमीटर। और यह गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा, यानी कि मार्ग होता है मतलब रास्ता, रोड इंग्लिश में कहते हैं। तो यह गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा होता है। गंगा जो यह जुड़ा होता है किस नदी से, तो गंगा हुगली नदी द्वारा, नदी के रास्ते से यह समुद्र से जुड़ा हुआ रहता है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। जो हम पीछे समझा रहे थे वही यहाँ पर पूछता है समुद्र तल से बिहार का जो औसत ऊंचाई वो 53 मीटर है, यानी कि बिहार यहाँ पर है, बिहार यहाँ पर है, यहाँ पर समुद्र है। तो समुद्र का जो पानी जो है ऊपर, यह इससे ऊपर यानी कि पानी के ऊपर से इसको नापा जाता है। तो जो बिहार है, मान लीजिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ये बिहार है, मान लीजिए ये समुद्र है। तो इससे जो ऊंचा है ना, ये पानी के ऊपरी सतह से मापा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मापा है तो इसको 53 मीटर बिहार जो है सो ऊंचा है समुद्र तल से, यानी कि समुद्र के ऊपर से बिहार जो है सो 53 मीटर ऊंचा है। कृषि क्षेत्र में बिहार भारत के अन्य राज्यों में अग्रणी है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में फील्ड में बिहार जो है सो भारत के राज्य में अग्रणी यानी कि आगे है। देश के कुछ चावल का लगभग, यानी कि देश में पूरा जो कुल चावल उगाया जाता है वो 15% उत्पादन करने वाला यह राज्य उत्पादन की दृष्टि से देश में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। देश में कुल चावल उगता है उसका 15% करने वाला यह राज्य चावल उत्पादन की दृष्टि से देश में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। पश्चिम बंगाल फर्स्ट है, बिहार सेकंड चावल के उत्पादन पूरे देश में। गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, तंबाकू, जूट किसको बोलते हैं, पटुआ को, मिर्च इत्यादि के उत्पादन में भी बिहार का देश में महत्वपूर्ण योगदान है, स्थान है। यह देश के कुल खाद्यान्न का 8 से 10% का उत्पादन करता है।
बिहार के 7 जिले किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। बिहार के 7 जिले किशनगंज, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जो है, ये 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा बॉर्डर करता है। बिहार के 7 जिले हैं किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये 7 जिले बिहार के नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है, यानी कि टच करता है। उत्तर प्रदेश के साथ भी 7 जिला टच करता है, 7 जिला का बॉर्डर टच करता है। नेपाल के साथ तो बिहार से कौन सा देश का सीमा टच करता है, तो नेपाल एक ऐसा देश है जो बिहार से टच करता है सीमा से। तो इसमें अगर भारत में पूछ लिया जाए जो भारत का कौन सा राज्य नेपाल से भी टच करता है, तो उत्तर प्रदेश का भी टच करता है, इधर बिहार का भी, तो बिहार टच करता है। और बिहार में अगर जिला पूछ लिया जाए तो 7 है, तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। किशनगंज, अररिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया, सुपौल 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, याद करने वाला ये तो है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी साझा 7 जिला करता है। बिहार का जो 7 जिला है वो उत्तर प्रदेश से 7 गो बॉर्डर साझा करता है, यानी कि टच करता है। वह पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण को इसमें छोड़ दिया है क्योंकि पूर्वी चंपारण से अलग हुआ, पूर्व की ओर होगा। ये अब ऑफिशियली है जो उत्तर प्रदेश है वो पश्चिम की ओर है। पश्चिम, अगर बिहार की चौहदी देखें तो आप इसका पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहला वीडियो देख लेंगे। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो आप लोग लाइक और कमेंट्स कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश बिहार के किस दिशा में है, तो पश्चिम में है, और इसका पश्चिमी चंपारण, बिहार का जो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, आरा, बक्सर और कैमूर और भभुआ जो है ये इसे उत्तर प्रदेश से साझा करता है बॉर्डर। उसके बाद है झारखंड सीमा। झारखंड से सीमा साझा करने वाले 9 जिले हैं बिहार के, वो कौन कौन से हैं, तो है कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। उसके बाद है पश्चिम बंगाल से। बिहार में पश्चिम में पूर्व में कौन है, तो बिहार बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल से बिहार सीमा साझा करने वाले 3 जिले, यानी कि नेपाल से साझा करने वाले 7, उत्तर प्रदेश से साझा करने वाले भी 7, यानी कि दोनों 7, एनयू से 7। उसके बाद है झारखंड, झारखंड से साझा करने वाले 9, और उसके बाद पश्चिम बंगाल से तो 3, तो हो गया 7, 7, 14 और 3, 17 और 9, 26 जिला जो है बिहार का, वो इसकी चौहदी वाले या स्टेट हो या कंट्री इसे साझा करता है। तो हम लोग कहाँ थे, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। चलिए भूगर्भिक संरचना देखते हैं बिहार का कैसा है। बिहार राज्य के भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैल समूहों का योगदान है। बिहार राज्य के भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैल समूहों का योगदान है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि दक्षिणी बिहार के सीमांत पठारी प्रदेश में आर्कियन युगीन चट्टानें मिलती है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जो दक्षिणी बिहार के सीमांत पठारी प्रदेश में आर्कियन युगीन चट्टानों में मिलता है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार में 4 स्पष्ट धरातल देखे जाते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से 4 स्पष्ट धरातल देखे जाते हैं। पहला है उत्तर में शिवालिक की टर्सरी चट्टानें, उत्तर में शिवालिक की टर्सरी चट्टानें,
दूसरा में है गंगा के मैदान में प्लीस्टोसीन काल का जलोढ़ निक्षेप। तीसरा है कैमूर के पठार पर विंध्य कल्प का चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बना निक्षेप। तथा लास्ट है चौथा दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश की आर्कियन युगीन चट्टान। ये 4 है जो बिहार में अस्पष्ट धरातल देखे जाते हैं। बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% है। बिहार का कितना क्षेत्रफल है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो और भारत का 263 किलोमीटर है। तो 200 में से 100 घटा देंगे तो हमारा बिहार का निकल जाएगा। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल लगभग 95% है। परसेंटेज में देखें तो बिहार का कुल क्षेत्रफल का 95% है जो मैदानी भाग है। प्राचीन यानी कि पहले टेथिस सागर के ऊपर विकसित हुआ बताया जाता है। मैदानी भाग जो बताया जाता है बिहार का वो पहले प्राचीन टेथिस सागर के ऊपर विकसित बताया जाता है। भूसन्नते सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर के मलबे के संपीड़न द्वारा हुआ है। हिमालय के बनते समय हिमालय के दक्षिण में एक विशाल अग्रगर्त बन गया था। हिमालय के बनते समय हिमालय के दक्षिण भाग में दक्षिण साइड में विशाल अग्रवर्त बन गया था। इस विशाल अग्रवर्त में गोंडवाना लैंड के पठारी भाग से निकलने वाली नदियों ने अपने द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेप करना शुरू किया। इस प्लीस्टोसीन काल में गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। बिहार के मैदानी भाग असंगठित महीन मृत्तिका गाद एवं विभिन्न कोटि के बालू कणों जैसे अवशेषों से निर्मित है। बिहार का जो मैदानी भाग है वो असंगठित महीन मृत्तिका एवं गाद एवं विभिन्न कोटि के बालू कणों जैसे से अवसादों से निर्मित यानी कि बना हुआ, जहां बजरी और गोलाश्म के साथ अवसादों के सीमेंटीकरण के कारण मिट्टी के अधोस्तरीय संस्तरों में प्लेट जैसी संरचनाएं विकसित हो गई है। इन पटलों की उपस्थिति ने मैदान के भूमिगत जल प्रवाह को एक विशेष चरित्र प्रदान किया है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं। गंगा के दक्षिण में स्थित यानी कि गंगा के दक्षिण साइड में स्थित मैदान में जलोढ़ की गहराई जो है सो पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम है। संपूर्ण बिहार के मैदान भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है यानी कि बराबर नहीं, ऊबड़ खाबड़ है। और गंगा के दक्षिण में स्थित मैदान में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत पहाड़ से कंपेयर करें तो इसका कम है। इसके पश्चिम और बढ़ने पर जलोढ़ की गहराई बढ़ती है। इसके पश्चिम दिशा में अगर बढ़ते हैं तो जलोढ़ की गहराई जो है सो बढ़ता है। और दक्षिण मैदान में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन की स्थित बक्सर तथा मोकामा के मध्य उपलब्ध है यानी बीच में उपलब्ध है, बक्सर और मोकामा के। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है। 25 डिग्री उत्तर अक्षांश से उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई जो है वो देखी जाती है। इन क्षेत्रों में आधार शैल के ऊपर जलोढ़ 100 मीटर से लेकर 700 मीटर तक गहरे हैं। इन क्षेत्र में आधार शैल के ऊपर जलोढ़ जो है 100 मीटर से 700 मीटर तक गहरा है। डुमराव, आड़ा, बिहटा और पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इसके समानांतर स्थित हिज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई अचानक 300 से 350 मीटर बढ़कर 700 मीटर हो जाती है। डुमराव, आड़ा, बिहटा, पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इसके समानांतर स्थित हिज रेखा के समीप यानी कि नज़दीक जलोढ़ की गहराई जो है सो अचानक 300 से 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर हो जाती है। यह इस प्रदेश की सामान्य संरचनात्मक विशेषता से संबंधित है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य यानी कि मुजफ्फरपुर तथा सारण के बीच जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई जो है सो 1000 से लेकर 2500 मीटर तक मापी गई है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन
की अधिकतम गहराई जो 1000 से लेकर 2500 यानी कि 2500 मीटर तक मापी गई है। पच्चीस डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा मैदान में जलोढ़ की गहराई जो है सो अपेक्षाकृत कम है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी देशांतर तक कम है। हरिहरगंज औरंगाबाद तथा नवादा के सीमांती क्षेत्रों में जलोढ़ स्थलाकृति पर्याप्त स्थानिक अंतर को अभिव्यक्त करती है। इन क्षेत्रों में स्थित आर्कियन, नवांताशाई तथा विंध्यन भूदृश्यों का कोई व्यापक प्रभाव जलोढ़ की गहराई पर नहीं पड़ा। बिहार के पश्चिम चंपारण और पूर्वी जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण और पूर्वी जिले में शिवालिक का जो हिस्सा है दिखाई देता है, जिसकी चट्टानें टर्सरी काल के अंतिम चरण में निर्मित हुई है। यह मुख्यतः अवसादी चट्टानें हैं। बिहार में स्थित सीमांत पठारी प्रदेश छोटा नागपुर का हिस्सा है। बिहार में अवस्थित है सीमांत पठारी प्रदेश, वो छोटा नागपुर का हिस्सा है। यह पठार पूर्व कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुआ था। ये पठार जो हुआ था उसे पूर्व कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुआ था। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विंध्य काल के जो शैल समूह मिलते हैं, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विंध्य काल के जो शैल मिलते हैं, उन्हीं की पूर्वी विस्तार बिहार के पश्चिम क्षेत्र में उपलब्ध है। इन्हें कैमूर का पठार कहा जाता है। यह प्राचीन अवसादी गिरिटी से लेकर सूक्ष्म कणीय बालुकास्म शैल, फ्लैगस्टोन, बलुआही गाद शैल और चूना पत्थर शैलों से तथा क्वार्टरजाइट ब्रेसिया पर्सेलेनाइट शैलों से निर्मित है। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत चूना पत्थर के शैल रवेदार यानी कि डोलोमाइट में परिणत होते हैं। रवेदार मतलब छोटा छोटा टुकड़ा टाइप का परिणत होते हैं एवं इन शैल समूहों के शैल बंधुआ पाइराइटिफेरस विशेषताओं को भी प्रकट करते हैं। गया मुंगेर नवादा यानी कि गया नवादा मुंगेर बांका जिले में ग्रेनाइट, निशिस्ट, क्वार्टरजाइट से बने आर्कियन चट्टान दिखाई देते हैं। कई जिलों में क्वार्टरजाइट के अलावा स्लेट और फिलायट भी मिलता है। बिहार का मैदानी भाग हिमालय के पर्वत से प्रभावित रहा है। बिहार का मैदानी भाग हिमालय के प्रवर्तन से प्रभावित रहा है। तृतीय कल्प के भूसंचलनों के प्रभाव से गंगा का असंवलित बेसिन और भी गहरा होता चला गया। तृतीय कल्प के भूसंचलनों के प्रभाव से गंगा का असंवलित बेसिन और भी गहरा होता चला गया तथा इस असंवलित बेसिन में प्रवाहित होने वाले नदियों द्वारा अवसादों के निक्षेप होते रहने से वर्तमान जलोढ़ मैदान की उत्पत्ति हुई। वर्तमान जलोढ़ के नीचे छिपे भ्रंश भी विवर्तनिक घटनाओं के प्रमाण हैं, जिनसे यह क्षेत्र प्रभावित होता रहा है। संरचनात्मक घटनाओं में अंतिम उल्लेखनीय घटना प्लीस्टोसीन काल से संबंधित है, जब राजमहल तथा शिलांग पठार का मध्यवर्ती भाग धंस जाने पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने यानी कि बहने लगा। आगे है प्राकृतिक विभाजन। तो चलिए बिहार की प्राकृतिक विभाजन यानी कि बांटा हुआ कैसे है प्राकृतिक तौर पे, तो उसके दशा देखते हैं। उच्चावच की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उच्चावच की दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में। हम लोग याद रखेंगे, हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र, गंगा का मैदानी भाग और दक्षिणी का पठारी भाग।
तो पहला है हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र, जो इसका क्षेत्रफल है 586 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में 0.06%। दूसरा है गंगा का मैदानी भाग, क्षेत्रफल है 90 यानी कि 90,650 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज देखें तो 96.26%, यानी कि 96.26% है। तीसरा है दक्षिणी का पठारी भाग, इसका क्षेत्रफल 2,927 वर्ग किलोमीटर है और इसका परसेंटेज देखें तो 3.68% है, यानी कि 3.68% है। भौतिक बनावट और संरचनात्मक दृष्टि से बिहार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक बनावट और संरचनात्मक दृष्टि से बिहार को 3 भागों में विभाजित यानी कि बांटा जा सकता है। तो चलिए वो कौन कौन से है देख लेते हैं। पहला है उत्तर का शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है बिहार का विशाल मैदान और थर्ड है लास्ट दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। तो ये हैं जो भौतिक और संरचनात्मक दृष्टि से बिहार को 3 भागों में विभाजित यानी कि बांटा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ लेते हैं बिहार का शिवालिक एवं पर्वतीय पठार तराई। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बिहार का उत्तर पश्चिम में स्थित बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित यह एक छोटा क्षेत्र है। कौन सा? तो उत्तर का शिवालिक पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है सो लगभग 932 वर्ग किलोमीटर बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऐसे नक्शा होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। तो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित यह एक छोटा सा क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल जो है सो 932 वर्ग किलोमीटर है। यह शिवालिक पर्वतीय प्रदेश हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। हिमालय का तृतीय मोड़ यानी कि तीसरा मोड़ माना जाता है। यह टर्शियरी भूसंचलन की फलस्वरूप बना है। यह जो बना है वो टर्शियरी, उत्तर शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र तराई जो बना वो टर्शियरी भूसंचलन के स्वरूप बना है। अगला है इसे 3 उप विभाजनों में बांटा जा सकता है। इसे 3 उप विभाजनों में अब बांटा जा सकता है आगे। तो पहला है रामनगर दून। रामनगर दून यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है, यानी कि छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है, यानी कि सीरियल है, जो 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। यह हरहा नदी घाटी के दक्षिण में अवस्थित है। उसके बाद आता है दूसरा सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ठोरी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में है। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। इसका जो शीर्ष भाग है सोमेश्वरी श्रेणी का लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में इसका शीर्ष भाग यानी कि अगला भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। अतः बिहार उत्तर पश्चिमी भाग इस पर्वत श्रेणी से घिरा है। इसकी सर्वोच्च चोटी 874 मीटर ऊंची है। आगे इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं। नदी के बहाव के कारण ही इन क्षेत्र में जो दर्रे मिलेंगे वो बने। इनमें सोमेश्वर, भिखना ठोरी और मावात प्रमुख हैं दर्रे। इन्हीं दर्रे से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क बनता है। इन्हीं दर्रे के भिखना ठोरी और मावात प्रमुख, इन्हीं दर्रे से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क यानी कि कॉन्टैक्ट बना हुआ। शिवालिक वलित पर्वत के इन श्रेणियों में नदी द्वारा अपर्दन के कारण काफी उबड़ खाबड़ यानी कि ऊंच नीच क्षेत्र का विकास हुआ है। इन नई परतदार चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर मिलता है। इन नई परतदार यानी कि परत, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसी को परत कहते हैं। तो इन्हीं परतदार चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर मिलता है। उसके बाद तीसरा दून घाटी। दून घाटी उपर्युक्त दोनों उप विभाजनों के बीच स्थित है। ये दून घाटी जो है सोमेश्वर और रामदून, सोमेश्वर और रामदून के उपर्युक्त दोनों उप विभाजनों के बीच में, इसके बीच में दोनों उप विभाजनों के बीच स्थित है तथा इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। इस घाटी के दून नदी को हरहा घाटी की भी नदी कहते हैं। यह लगभग 24 किलोमीटर
यह लगभग 24 किलोमीटर लंबी है एवं गंगा के जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंचा है। गंगा के जो जलोढ़ मैदान है उससे यह कुछ ऊंचा है। आगे है बिहार का विशाल मैदान। बिहार का विशाल मैदान। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक और एक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा कि आप लोग के वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि आप लोग का एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट अगला वीडियो लाने में। तो इसी तरह हम पूरा बुक, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो पूरा बुक कवर करेंगे, क्लियर करेंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो किस बुक पर भी लाया जाए, तो वो भी हम करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलेंगे बिहार का विशाली मैदान से अगला नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।